वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एंटी हेल गन के बारे में है क्या ये पूरा मामला? देखिए, बादलों ने सोचा कि थोड़े बहुत ओले गिरा दिए जाएं, ओले यानी कि हेल्स। लेकिन अब इंसानों के पास है एक एंटी हेल गन जिसका इस्तेमाल अगर वो बादलों के ऊपर कर दें तो फिर बादल ओले नहीं गिरा पाएंगे। उस समय बादल का रिएक्शन डेफिनेटली यही होगा जो कि आप देख पा रहे हैं। मतलब अब हम बादलों को ओले भी नहीं गिराने देंगे। होगा ये कैसे, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हॉर्टिकल्चर होता है या जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चर का मतलब हमने पहले भी समझा था, जिसमें हम प्लांट्स जो मेडिसिनल हो सकते हैं, ऑर्नामेंटल हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनको उगाते हैं। कई बार हेल स्टॉर्म्स की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये नुकसान हिमाचल प्रदेश या फिर जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी ये प्लान किया है कि वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी हेल गन्स का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर है उसे बचाने के लिए। एंटी हेल गन है क्या? एंटी हेल गन क्या है ये तो हम समझेंगे। बिफोर दैट हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, हर बार जब गर्मियों का मौसम आता है, मार्च से मई का, तो बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है ऐसे रीजन्स में इंडिया के जहाँ पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं। हिमाचल में एप्पल्स, पियर्स और जो बाकी क्रॉप्स हैं, या तो इन हेल स्टॉर्म की वजह से उनके फूल ही झड़ जाते हैं, या फिर फसल उगने के बाद अगर ये हेल स्टॉर्म हुआ या फल लगने के बाद हुआ तो फिर वो फल बर्बाद हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पर हेल स्टॉर्म्स काफ़ी फ्रिक्वेंट हैं, जैसे कि नारकंडा या फिर थियोग, वहाँ पर तो एप्पल क्रॉप के जो पूरे ऑर्चार्ड हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास कोई एंटी हेल गन हो तो डेफिनेटली हम इन फसलों को बचा पाएंगे। एंटी हेल गन एक मशीन होती है जो शॉक वेव जनरेट करती है, जिससे क्लाउड्स हेल स्टोन्स डेवलप नहीं कर पाते। इस गन को डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जहां पर उन्होंने कोलैबोरेट किया था डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के साथ। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहली बार ऐसी कोई गन डेवलप कर ली है जिससे हम बादलों को इनकैपेबल बना देंगे। दुनिया में और कई सारे रीजन्स में इन गन्स का इस्तेमाल होता रहा है। हम अपने यहाँ इन्हें इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अब हमने अपनी खुद की एंटी हेल गन डेवलप कर ली है तो हमारे लिए काफ़ी सस्ता हो जाएगा। ये एंटी हेल गन काम कैसे करती है? ये जो एंटी हेल गन है इसमें एक लंबा फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको एक इन्वर्टेड टावर दिखेगा, मतलब एक उल्टा टावर, जैसा कि आपने इमेज में देखा। काफ़ी मीटर ऊंचा होता है ये। एक पतला सा कोन होता है जिसका मुहाना जो है वो आसमान की ओर खुला हुआ होता है। इस गन को जब फायर किया जाता है तो एक एक्सक्लूसिव मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एसिटिलीन गैस के साथ साथ एयर होती है। जो लोअर चैम्बर होता है, नीचे का हिस्सा, वहां पर इसे एक्सप्लोजिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब इसे एक्सप्लोड किया जाता है एसिटिलीन गैस के साथ तो एक शॉक वेव जनरेट होती है। ये शॉक वेव साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट शॉक वेव जनरेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये शॉक वेव्स जब बादलों से जाकर टकराती हैं तो वहां पर हीट जनरेट करती हैं। चूंकि हमें पता है कि जो हेल यानी कि ओले हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के जमने की वजह से तैयार होते हैं, तो पानी जमने नहीं पाएगा, और जब वो जमेगा नहीं तो हेल स्टोन्स बनेंगे ही नहीं और वो गिरेंगे भी नहीं। इस तरीके से केवल बारिश होगी और फसलें बच जाएंगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट एंटी हेल गन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सेज, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के साथ ही साथ इसे सपोर्ट करने वाले एक पोर्टल को भी इनॉग्रेट किया गया जिससे एल्डरली लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल ये वन स्टॉप एक्सेस देंगे एल्डरली केयर के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। जो पोर्टल है इसकी मदद से जो बुजुर्ग लोग हैं वो उन सभी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे जो क्रेडिबल स्टार्टअप्स उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ये स्टार्टअप उन्हें ये सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करवाएंगे ये अभी आप समझ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पूरी स्कीम को फैसिलिटेट कर रही है। अब स्टार्टअप्स का क्या रोल है, अंडरस्टैंड। इनिशिएटिव जो है
इसमें स्टार्टअप्स की मदद करेगी सरकार। क्यों उनकी मदद की जाएगी? ऐसे ही स्टार्टअप्स को मदद दी जाएगी जो इंटरेस्टेड हैं एल्डरली केयर या उनकी सर्विसेज के फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए। कोई स्टार्टअप है जो बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए कोई इक्विपमेंट बना रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, उन्हें मदद दी जाएगी। और ऐसे चुनिंदा स्टार्टअप्स को चुना जाएगा सरकार के द्वारा। जो सिलेक्शन होगा उसे एक इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे उनके माध्यम से किया जाएगा। सिलेक्शन का आधार क्या होगा? सिलेक्शन का आधार बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया इनोवेटिव प्रोडक्ट है या इनोवेटिव सर्विस मैकेनिज्म है तो आप चुने जा सकते हैं। वो एल्डरली लोगों से संबंधित होना चाहिए। फर्दर वो हेल्थ, हाउसिंग, केयर सेंटर्स, फूड, वेल्थ मैनेजमेंट, लीगल गाइडेंस इसके फील्ड में हो सकता है। अगर किसी स्टार्टअप को चुना गया है तो उन्हें एक बार में 1 करोड़ तक का सपोर्ट दिया जाएगा। यहां पर ये सारी बातें सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू फिंड महसीर के बारे में है। एक प्रकार की मछली है ये। न्यूज में इसलिए आई बिकॉज IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने अपने रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाल दिया है। यह अच्छी बात है। बायोडाइवर्सिटी से संबंधित बहुत कम अच्छी खबरें आती हैं, तो बढ़िया खबर आई है इस बार। महसीर बिलोंग करता है जीनस टॉर से। देखिए, इस जीनस की बहुत सारी सब स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं और भी साउथ एशिया की कंट्रीज में। ब्लू फिंड महसीर और टॉर खुदरी, ये कुछ सब स्पीसीज हैं महसीर की। यहां पर IUCN स्टेटस अब इनका लीस्ट कंसर्न हो चुका है, जैसा कि हमने न्यूज में देखा। फीचर्स की बात करें तो सिल्वर और ब्लूइश कलर्ड फिश होती है ये। ब्लड रेड यानी बहुत गाढ़ा लाल जो होता है वैसे इनके फिन्स होते हैं, या फिर ब्लूइश टिंज आपको देखने को मिलेगा। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब समझते हैं क्या? बहुत सेंसिटिव होते हैं ये। अगर जरा सी पानी में गड़बड़ी हुई, पोल्यूशन फैला तो ये बियर नहीं कर पाते। मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। वाटर टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंज, अगर पोल्यूशन हुआ पानी में तो ये बियर नहीं करेंगे और खत्म होने लगेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पानी है वो सही नहीं है। ये इकोसिस्टम हेल्थ के एक इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं क्योंकि इनको प्योर इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये फीड करते हैं प्लांट्स पे, फ्रूट्स पे, इंसेक्ट्स पे और श्रिम्प्स पे। ये प्रेडेटरी भी होते हैं और कई बार तो छोटे महसीर को भी मार देते हैं और खा जाते हैं। ये गलत काम करते हैं ये, बट ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो ये जो मुलामुथा रिवर है पुणे में, वहां पर पाए जाते हैं। कृष्णा रिवर बेसिन का पार्ट है वैसे ये। इसके अलावा ये डेक्कन प्लेटू के कुछ और भी नदियों में आपको मिल जाएंगे। माइग्रेटरी स्पीसीज है ये। जब बारिश का मौसम आता है तो नदी का जो अपस्ट्रीम होता है, जिधर से पानी आ रहा होता है, ये उधर जाने लगते हैं। ठीक है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो टाटा पावर चला रहा है उसके बारे में बता दूं। टाटा ग्रुप पिछले 50 सालों से ब्लू फिंड और गोल्डन महसीर को कंजर्व करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के लोनावला में, पुणे के नजदीक में वेलवान हैचरी में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है। इस लेक को बनाने के लिए इंद्रायणी रिवर को डैम किया गया, मतलब उसके पानी को रोका गया। इस आर्टिफिशियल लेक में ब्लू फिंड और गोल्डन महसीर की जो स्पीसीज हैं उनको इकट्ठा करके कंजर्व किया जाता है। एक बार जब ये अंडे दे देते हैं तो 4 से 6 महीने तक वो यहीं पे रहते हैं। जब ये फिशेस आ जाती हैं तो इनको कई सारे फिशरीज डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है ताकि इन्हें अलग अलग लेक्स और रिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जा सके और इनकी डाइवर्सिटी इंडिया में बढ़े। तो काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है इस इनिशिएटिव के तहत। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट 75I के बारे में है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अभी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को अपना अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाया जाएगा प्रोजेक्ट 75I के तहत। देखिए, इसके तहत जो 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा। इस मॉडल का मतलब क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट होगी दैट विल बी 43,000 करोड़। इस इनिशिएटिव के तहत जो सबमरीन्स बनाई जा रही हैं वो 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम जो हमारा 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूव किया गया था उसी के तहत बनाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट 75 ये उसका एडवांस वर्जन है या इंटीग्रेटेड वर्जन है 75I। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ये काफ़ी लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। इन्हें बार बार ऑक्सीजन को लेने के लिए पानी के ऊपर नहीं आना पड़ेगा। ये इस पूरे इनिशिएटिव में या इस पूरे प्रोजेक्ट में जो पहली सबमरीन हमें मिलेगी वो 2030 तक मिलेगी। बना कौन रहा है?
इंडिया की ओर से 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 2000 मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टॉर्बो यानी कि LNT। कुछ फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी हमें मदद दे रहे हैं। कंपनीज के नाम डेफिनेटली आप याद नहीं रख पाएंगे, कंट्रीज आप दिमाग में बैठा सकते हैं। 2000 फ्रांस, जर्मनी, रशिया, स्पेन और साउथ कोरिया उनकी कंपनीज हैं जो इसमें कोऑर्डिनेट करेंगी, हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगी। सिग्निफिकेंस क्या है प्रोजेक्ट 75I का? देखिए, ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत अप्रूवल दिया गया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ये इंसेंटिवाइज करेगा और जो हमारा डिपेंडेंट है अभी तक इंपोर्ट के ऊपर, उसे भी डेफिनेटली कम करेगा। हम थोड़े सेल्फ रिलायंट बनेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है ये। इसमें जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, हम उनको चूज करते हैं और उसके बाद जो इंडियन पार्टनर्स हमारे हैं वो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उनसे वो सभी जरूरी चीजें खरीदते हैं जो, मान लीजिए सबमरीन का एग्जांपल ले रहे हैं तो सबमरीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक कार्बन के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। टाइटल था ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। एक टर्म यहां पे आ रहा है, उसका मतलब आप समझ लीजिए HKHK। HKHK का मतलब है हिमालयाज, काराकोरम, हिंदकुश। ये मतलब हुआ HKHK का। ये जो माउंटेन रेंज है इसमें लगभग 55,000 ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाहर आएं तो जितना फ्रेश वाटर आपको HKHK में मिलेगा उतना कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी नॉर्थ पोल साउथ पोल में तो डेफिनेटली बहुत सारा पानी है ग्लेशियर्स के फॉर्म में। जो आइस रिजर्व है यहाँ का, वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स को फीड करता है साउथ एशिया के। 2000 इंडस, गंगेस और ब्रह्मपुत्रा, जिनके आसपास 750 मिलियन लोग रहते हैं। मतलब काफी इंपॉर्टेंट रीजन है ये इस लिहाज से। देखिए, ब्लैक कार्बन को काफी हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में। ब्लैक कार्बन आप समझ लीजिए, ब्लैक कार्बन एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते रहते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वार्मिंग के लिए, जस्ट आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है कि ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चूंकि ब्लैक कलर आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं। जब ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो सरफेस को डार्कन कर देते हैं, काला कर देते हैं, चूंकि ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं। स्नो या आइस के ऊपर गिरे तो उसके सरफेस को भी डार्कन कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब ये पार्टिकल्स स्नो या आइस के सरफेस पे जम जाते हैं तो उनका जो एल्बिडो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एल्बिडो का मतलब ये है कि जो उनकी रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, जैसे बर्फ के ऊपर अगर सनरेज पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो कम हो जाता है। इससे बर्फ गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या होगा आपको पता है ना, तेजी से पिघलेगी। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसके ऑपोजिट जो ब्लैक कार्बन है उसे आप आसानी से एटमॉस्फेयर से वॉश आउट कर सकते हैं। अगर इनके एमिशन को आप रोक दें तो ये आसानी से खत्म हो जाएंगे। लाइक गैसेस तो बहुत लंबे समय तक रह जाती हैं, ये खत्म हो जाते हैं। सोर्स क्या है? HKHK रीजन की हम बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज, मेनली ब्रिक किल्स यानी कि ईंट के भट्ठे, जो घरों में लोग सॉलिड फ्यूल बर्न करते हैं, वो ये दोनों मिला के 45 to 66% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ब्लैक कार्बन के एमिशन में। जो ऑन रोड डीजल फ्यूल्स होते हैं वो 7 से 18% और ओपन बर्निंग जो होती है सभी सीजन्स को मिला के वो 3%। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आता है इसका। फाइंडिंग्स क्या निकल के आया इस रिपोर्ट में? ब्लैक कार्बन का जो डिपॉजिट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर्स और स्नो काफी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं हिमालयन रीजन में। इससे जो ग्लेशियर्स की ऊंचाई है वो कम हो रही है क्योंकि वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं। तो जो रिट्रीट है वो 0.3 मीटर पर ईयर की है वेस्ट में और 1.0 मीटर या 1 मीटर की है पर ईयर ईस्ट में। तो ब्लैक कार्बन क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को और एड ऑन कर रहा है। 2 तरीके से ये डिपॉजिट्स नुकसान पहुंचाते हैं। पहला तो ये सनलाइट के रिफ्लेक्टेंस को कम कर देते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, और दूसरा ये हवा को भी गर्म करते हैं, तो वो और कंट्रीब्यूट करता है मेल्टिंग में। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लैक कार्बन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फास्ट बता दीजिए। एंटी हेल गन DRDO ने डेवलप किया है इंडिजिनियसली। सेज इनिशिएटिव, ये स्टार्टअप्स को मदद करेगा जो कि एल्डरली केयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड है। ब्लूफिन महसीर आयुषियन स्टेटस इंडेंजर्ड है। प्रोजेक्ट 75I 6 सबमरीन्स डेवलप की जाएंगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। ब्लैक कार्बन लॉन्ग लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है
जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे आपने ज्वाइन तो कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। बाकी ठीक है, इस सेशन में तो बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।